नमस्कार साथियों। आज मैं एक बार फिर आपके बीच पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स जो हम संसद की कार्यवाही समझ रहे थे उसको लेकर उपस्थित हूँ। हमने पिछले लेक्चर में संसद में जो कार्यवाही होती है उसमें होने वाले जो शब्द है, प्रयोग में होने वाले जो शब्द हैं, उनको हमने समझा था। और आज हम उसके बाद चीज़ों को थोड़ा सा आगे समझेंगे कि और कौन कौन से शब्द है जो हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो पहला इम्पोर्टेंट है कि अब हम संसद का जो मुख्य कार्य है वो कानून बनाना है। आप जानते हैं कि पहले बिल आया करता है, उस पर डिस्कशन होता है और उसके बाद जब राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं तो आपका वो जो बिल होता है वो अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। इसको हम 3 भागों में मुख्यतः देखते हैं कि किस प्रकार से प्रोसीडिंग्स हुआ करती हैं। प्रश्नकाल हुआ करता है, शून्यकाल हुआ करता है 11 से 12 और 12 से 1 पीएम और मुख्य कार्यवाही 2 से 6। आपकी वोटिंग हो गई या अन्य मुख्य जो मुद्दे होते हैं उन सब पर यहाँ चर्चा होती है। तो पहले अब आगे देखते हैं, प्रश्नकाल समझ ली। प्रश्नकाल क्या होता है? प्रश्नकाल मतलब होता है ऐसा समय जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ही सदन चालू होता है 11 बजे, तो 1 घंटे का जो शुरुआती समय है वो प्रश्नकाल के लिए आरक्षित किया गया है। इसमें सांसद जो है मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर 10 से 20 दिन में लिखित रूप में दे दिया जाता है। ये प्रश्न 2 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है? एक तारांकित प्रश्न हो सकते हैं, एक अतारांकित प्रश्न होते हैं। 10 से 20 दिन के मध्य दिया जाता है। ये जो इसमें ये कॉमन सेंटेंस है, या इसमें कभी-कभी अगर डाटा है मंत्री के पास तो वो तत्काल भी उसका आंसर दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए तारांकित प्रश्न क्या होता है, अतारांकित प्रश्न क्या होता है। इसको इंग्लिश में स्टार्ड बोलते हैं और अतारांकित को अनस्टार्ड बोलते हैं। तारांकित मतलब कुछ नहीं, स्टार लगा देते हैं बस क्वेश्चन में। तारांकित प्रश्नों का जवाब मौखिक दिया जाता है, जो मैंने आपको बताया कि अगर डाटा अगर वहां पर मौजूद है पहले से ही तो तत्काल दे दिया जाएगा उसका जवाब, नहीं तो 10 से 20 दिन में वो मतलब डाटा आ जाना चाहिए। सदस्य इसमें पूरक सवाल पूछ सकते हैं, मतलब सप्लीमेंट्री सवाल कोई पूछ सकते हैं। जैसे अगर किसी सदस्य ने कोई चीज मंत्री से पूछी और मंत्री ने उसका जवाब दिया तो वो पुनः उस जवाब पर एक सवाल फिर पूछ सकते हैं, उसको सप्लीमेंट्री सवाल बोलते हैं। कोई भी सदस्य एक दिन में एक सदस्य जो होता है वो केवल एक ही तारांकित प्रश्न पूछ सकता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है कि वो पूरक सवाल पूछ सकता है या नहीं पूछ सकता। आगे बढ़ते, अनस्टार्ड क्वेश्चन, अतारांकित प्रश्न, इसमें स्टार नहीं लगा होता है। ये जो सवाल होते हैं वो ज्यादातर लिखित रूप में, इसके आंसर जो है लिखित रूप में दिए जाते हैं। कोई भी अगर मंत्री से सवाल करता है तो उसका आंसर वो लिखित रूप में देते हैं। और जब लिखित रूप में देंगे आंसर तो अब लिखित रूप में पता नहीं कितने दिन में आएगा, उसका कोई पूरक सवाल नहीं पूछ सकते। तो ये पूरक सवाल इसमें नहीं पूछा जा सकता, ये बस बात याद रखिएगा। एक होता है अल्पकाल प्रश्न, ठीक है? ये अल्पकाल प्रश्न कौन से प्रश्न होते हैं, मतलब कुछ जो प्रश्न होते हैं जो पूछे जाएंगे वो पहले से फिक्स होते हैं, तो उसके जो आंसर्स होते हैं वो मंगा लिए जाते हैं संबंधित सचिवालय से या फिर संबंधित विभाग से। लेकिन क्या होता है कि अटेंडमली अगर कोई सवाल आता है, वो इम्पोर्टेंट सवाल है, वो पूछा जाना ज़रूरी है, तो उसको अल्पकाल के प्रश्न बोलते हैं। लेकिन इसे कम से कम 10 दिन का नोटिस तब भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि 10 दिन तो कम से कम आपका जो डाटा है और जिस पर हमें बात करनी है या मंत्री को जवाब देना है, वो डाटा एकत्र करने में 10 दिन का समय तो कम से कम लग सकता है। तो ये याद रखिएगा, अल्पकाल प्रश्न जो है, उसको कम से कम 10 दिन की नोटिस उसमें कंपल्सरी है। शून्यकाल, शून्यकाल अभी मैंने प्रश्न काल पर चर्चा की थी। प्रश्न काल जो होता है वो 11 से 12 होता है। अब इसके बाद शून्य काल चालू होता है, उसके जस्ट बाद। इसमें सदस्य बिना किसी नोटिस के कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं। इसमें पहले से कोई मुद्दा तय नहीं होता, कोई भी मुद्दा चल रहा हो उस पर वो चर्चा कर सकते हैं। ये प्रश्नकाल के तुरंत बाद चालू होता है। और प्रश्नकाल और शून्यकाल ये दोनों इंपॉर्टेंट, इस वाली फैक्ट को जरा देखिए। प्रश्नकाल और शून्यकाल कहीं पर भी इनका उल्लेख नहीं है। प्रश्नकाल और शून्यकाल क्या है, क्यों अपनाया जाना चाहिए, ना इसका संविधान में उल्लेख है और ना ही इनका संसदीय प्रक्रिया में। संसदीय प्रक्रिया का अर्थ मतलब संसद जिन नियमों के आधार पर चलती है, कहीं पर इसकी चर्चा नहीं की गई है।
तो यह अनौपचारिक है और भारत में यह संसदीय प्रक्रिया में नवाचार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। मतलब ये भारतीय जनित ही प्रक्रिया है, भारत में ही इसका जन्म हुआ, प्रश्नकाल और शून्यकाल का। एक तरीके से भारत में ये नवाचार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा से याद रखिएगा। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? एडजर्नमेंट मोशन, सदन की कार्यवाही स्थगित करके सदन का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे पर लाना है। तो कब लाया जा सकता है एडजर्नमेंट मोशन? तब लाया जा सकता है जब कोई बहुत ही लोक महत्व का मुद्दा चल रहा हो और उस पर कोई बहस चलनी हो। उदाहरण स्वरूप मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए किसानों का मुद्दा था। अभी किसान बहुत सारे उसमें धरने में बैठे हुए थे। तो अगर उस समय मान लीजिए संसद चल रही होती, तो संसद में कोई सदस्य ये कह सकता था कि अभी सदन की जो नॉर्मल कार्यवाही है उसको बंद किया जाए, पहले स्थगन प्रस्ताव लाकर इस मुद्दे को देखा जाए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है और इससे हमारे किसान डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार की बात हो सकती थी। इसमें एक कंडीशन होती, कंडीशंस आपको याद रखनी है, सवाल में ये पूछा जाएगा आपसे कि इसमें कम से कम 50 जो है ना वो सदस्य, उनका समर्थन आवश्यक होता है। पहला इंपॉर्टेंट, ये 50 सदस्य आप याद रखिए कि 50 ज़्यादातर जगह पर आपको मिलेंगे और 2.5 घंटे से कम की चर्चा नहीं होगी। अगर ये मुद्दा उठाया जाता है तो 2.5 घंटे से कम की चर्चा नहीं की जाएगी। कम से कम 2.5 घंटे की चर्चा होनी चाहिए। इसमें एक बार में एक ही मुद्दा शामिल हो सकता है, अधिक मुद्दे शामिल नहीं होंगे। इसमें विशेषाधिकार के प्रश्न को नहीं उठाया जा सकता। विशेषाधिकार के प्रश्न मतलब कि हमारा अधिकार है और कोई मंत्री इसका सही-सही जवाब दे, तो उस टाइप के सवाल यहाँ नहीं उठाए जा सकते। उसके लिए एक बाकायदा विशेषाधिकार प्रस्ताव होता है, उसके तहत वो प्रस्ताव, सवाल जो है ना, वो उठाए जाते हैं। इसके बाद कोई एक ऐसा विषय नहीं होगा जिसका उस सत्र में चर्चा हो चुकी है। अगर उस सत्र में पहले चर्चा हो चुकी है, तो उसको दोबारा से इस प्रस्ताव के अंतर्गत नहीं लाया जाएगा। ना ही कोई विचार जो न्यायालय में चल रहा हो, विचाराधीन मामला हो, वो इधर पे लाया जाएगा। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट हैं, इसको आप ज़रूर नोट करिएगा, ठीक है? ये सीधा-सीधा पूछा जाता है प्रश्न में कि स्थगन प्रस्ताव अगर लाया जाता है तो उसमें क्या-क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक अविश्वास प्रस्ताव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 75 मैंने आपको बताया था पढ़ाते हुए कि मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ पर हमेशा संसद, प्रश्न में जब भी आएगा तो संसद लिखकर कभी-कभी आ जाता है, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, तो वो वाक्य गलत हो जाएगा, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा संविधान में कहीं नहीं है, लेकिन संसदीय नियम 198 इसमें ये चर्चा है, ठीक? अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु क्या कंडीशन हो सकती है? 50 मेंबर का समर्थन जरूरी है। मैंने अभी पिछली बार में भी बताया था, स्थगन प्रस्ताव में भी 50 मेंबर का जरूरी है। अगर प्रस्ताव लाया जा रहा है तो उसका कारण बताना आवश्यक नहीं है। क्यों प्रस्ताव लाया जा रहा है? अविश्वास प्रस्ताव क्यों हम संसद में ला रहे हैं या सदन में ला रहे हैं, तो उसका कारण नहीं बताया जाएगा, ठीक है? अगर ये लगता है विपक्ष को कि अब सरकार का जो विश्वास है या लोकसभा का विश्वास हो सरकार पर नहीं रह गया है, मंत्रिपरिषद का विश्वास लोकसभा के प्रति नहीं रह गया है, तो वो इस प्रकार का प्रस्ताव ला सकती है। उसके पीछे कारण नहीं बताएगी कि हम ये किस कारण से ला रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए कभी-कभी जब बहुमत की सरकार होती है, तो अविश्वास प्रस्ताव उतना प्रभावी नहीं होता है, लेकिन गठबंधन की अगर सरकार है, तो इस बात की संभावना बहुत हो जाती है कि उसमें अविश्वास प्रस्ताव जैसी कंडीशन उत्पन्न हो सके। आगे बढ़ते हैं, निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव का क्या मतलब हुआ? निंदा प्रस्ताव अनुच्छेद 75 से ही प्रेरित है। इसे विपक्षी द्वारा लोकसभा में रखा जाता है। इसका मेन मकसद क्या होता है? निंदा करना। निंदा किस चीज का निंदा करना? जो मंत्री हैं, मंत्रिपरिषद है और मंत्री हैं, इन्होंने अगर कोई कार्य किया है और या कोई डाटा जो दिया है, बताया है सदन को,
वो गलत बताया हो, या इन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी लाई हो जो निंदनीय हो। निंदनीय मीन्स मतलब विपक्ष को लगता है कि ये निंदा का कार्य किया है, ठीक है? तो यह एक मंत्री या मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। यह एक मंत्री के लिए भी ला सकते हैं और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भी ला सकते हैं। यह मंत्री द्वारा किए गए कार्य की निंदा के लिए लाया जाता है, ठीक? लोकसभा में पारित अगर ये हो गया, इसका कारण बताना आवश्यक है। अविश्वास प्रस्ताव में कारण बताना आवश्यक नहीं था, इसमें है। अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर जहां मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है, वहीं निंदा प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा नहीं देना होता है। ये याद रखिएगा, देना आवश्यक नहीं है। निंदा प्रस्ताव अगर पास भी हो जाता है तो आपको इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मोटी मोटी बात हमने समझ ली स्थगन प्रस्ताव और आपके अविश्वास प्रस्ताव को और निंदा प्रस्ताव को। थोड़ा निंदा प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव पे थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं। ये पूछा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। लोकसभा में स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक है निंदा प्रस्ताव में, लेकिन इसमें आवश्यक नहीं है। यह एक मंत्री या मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। यह जब भी लाया जाएगा पूरे मंत्रिपरिषद के लिए लाया जाएगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों या कार्य के विरुद्ध निंदा के लिए लाया जाता है। यह मंत्रिपरिषद का लोकसभा में विश्वास अब है या नहीं है, उसके लिए लाया जाता है, उसकी चेकिंग की जाती है इसके द्वारा। यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र नहीं देना है, ठीक है? ऐसा कोई भी रूल नहीं। लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि मंत्रिपरिषद का अब लोकसभा के प्रति कोई भी विश्वास नहीं रह गया है और मंत्रिपरिषद को तत्काल इस्तीफा देना होगा, ठीक है? तो आप जैसे 1980 के आसपास कई सरकारें हमारी बनी जिनका विश्वास नहीं रह गया था, तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। अभी हाल में आपने कर्नाटक में देखा होगा, है ना? गठबंधन की सरकार बनी, उनका विश्वास नहीं रह गया था सदन पर, तो उनको भी इस्तीफा देना पड़ा था। तो पूरी मंत्रिपरिषद को साथ ही प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, मतलब सरकार का गठन दोबारा से होगा। आगे चलते, विशेषाधिकार प्रस्ताव। इसी पर मैं चर्चा कर रहा था पहले। विशेषाधिकार प्रस्ताव की बात क्या होती है? यह जो वहां पर जितने सदस्य होते हैं, ये उनका विशेषाधिकार होता है। जब मंत्री द्वारा किसी तथ्य को छिपाया या गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, तो विशेषाधिकार प्रस्ताव का प्रयोग किया जाता है। यह दोनों सदनों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है? ये याद रखिएगा। काम रोको प्रस्ताव, सदन की कार्यवाही को रोककर किसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की जाती है। यह दोनों सदनों में लाया जाता है, काम रोको प्रस्ताव, ठीक है? और मैंने आपको स्थगन प्रस्ताव बताया। स्थगन प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव वही एक चीज है। एडजमेंट करो या फिर काम रोको करो, ठीक है? बस थोड़ा सा शब्दों में हेर फेर है। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज बता रहा था। देखिए मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोक लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो जो कॉन्फिडेंस वाला जो प्रस्ताव है, कहने का मतलब है अविश्वास प्रस्ताव जो है, वो केवल लोकसभा में ही लाया जाएगा। ये भी याद रखिएगा, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव का मतलब सीधा सीधा होता है, इसकी पहले परिभाषा में एक बार समझ लें। अगर कोई सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए इसको लाया जाता है। यदि ये प्रस्ताव पारित हो जाए तो वाद विवाद को रोककर प्रस्ताव को मतदान हेतु रखा जाता है। इसके बाद का अर्थ क्या हुआ? किसी ने कोई प्रस्ताव पेश किया, उस पर काफी बहस हो चुकी है, अब बहस के बाद उसको मतदान के लिए रखा जाएगा, तो उसको कटौती प्रस्ताव बोलते हैं। तो इसमें तीन चार प्रकार के होते हैं: साधारण कटौती, घटकों में कटौती, कंगारू कटौती और बिलोटिन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिलोटिन, ठीक है? कंगारू कटौती भी कुछ कुछ। तो इनको जरा समझ लेते हैं क्या क्या है। साधारण कटौती। साधारण कटौती का क्या अर्थ हुआ? जब बिल पर जो बिल पेश किया गया है उस पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है और अब ये माना जाएगा कि अब उसे मतदान के लिए रखा जाए, तो उसको साधारण कटौती बोलते हैं। घटकों में कटौती। घटकों में कटौती का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई बिल आया है, ठीक है ना, उसके कई पार्ट हैं, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, तो इनको अलग अलग बनाकर चर्चा कर ली गई।
ठीक है। अब जब अलग-अलग भाग बनाकर उनको चर्चा कर ली गई और विस्तृत चर्चा कर ली गई, तो अब इसके संपूर्ण भाग को मिलाकर आप मतदान के लिए रखा जाएगा, तो इसको घटकों में कटौती बोलते हैं। मतलब जो इसके भाग हैं, उनको अलग-अलग पहले डिस्कस किया, उसके बाद अब पूरे बिल को एक साथ सामने रखा जा रहा है मतदान करने के लिए संसद में। और इसके बाद देखते हैं कंगारू कटौती। ये क्या होता है कि जो बिल है, अब इसमें जो 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया, 3 भाग हो गया, 4 भाग, ठीक है? अब इसमें महत्वपूर्ण 1 भाग है, महत्वपूर्ण 3 भाग है। इसके महत्वपूर्ण भागों पर चर्चा हो जाती है और जो शेष भाग होते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है और महत्वपूर्ण भागों पर चर्चा होने के बाद इसको मतदान के लिए रख दिया जाता है, ठीक है? कंगारू कैसे उछलता है? ऐसे, है ना? तो जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है ना, केवल उन्हीं-उन्हीं पर चर्चा की जाती है। गिलोटिन, आई थिंक थोड़ा-सा मिसप्रिंट हो गया इस पे, ठीक है? ये पूरा लिख नहीं पाए। गिलोटिन का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास समय अब कम है, ठीक है? मैं आपको समझा दूँ, जैसे समय कम है, सदन का एक निश्चित समय होता है, समय कम है और बिल भी पारित करने के लिए पूरे नियम कानून होते हैं, लोकसभा में पारित होगा, राज्यसभा में पारित होगा, इस प्रकार से पूरी चीज़ें होती हैं। तो अगर हमारे पास समय कम है, तो जो बिल होता है, उसके कुछ भागों पर चर्चा कर ली जाती है, उसमें महत्वपूर्ण भाग भी हो जाते हैं या कुछ शेष भाग हो जाते हैं, ठीक है? महत्वपूर्ण भाग भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो कुछ भागों पर चर्चा कर ली जाएगी और शेष भागों को मान लिया जाता है कि सदन ने मान लिया है, ठीक है? और मतदान के लिए रख दिया जाता है। कुल मिलाकर अ, हम नियम ये होना चाहिए, सदन को पूरी चर्चा करनी चाहिए बिल के एक-एक पार्ट पर। लेकिन होता क्या है वास्तविकता में कि वो एक-एक पार्ट पर चर्चा नहीं करके कुछ महत्वपूर्ण भाग पर चर्चा हो गई और मतदान के लिए रख दिया और ये मान लिया जाता है कि सदन ने उसको पारित कर दिया। तो इस प्रकार की जो कटौती होती है उसको गिलोटिन कटौती बोलते हैं। गिलोटिन मतलब होता है एक तरीके से गला दबाना, ठीक है? तो हमने बिल का गला दबा दिया और ये मान लिया कि जो सदन है हमारा उसने पूरा पार्ट समझ लिया है और बिल के लिए उसको मतदान के लिए आगे रख दिया जाता है, ठीक है? तो पूरे भागों पर इसमें चर्चा नहीं होती। तो ये इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिया कि इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं और इम्पोर्टेंट बातें जो इसमें मैंने आपको समझाई पूरी संसद की प्रक्रिया में। अब इसके बाद अगला जो पार्ट होगा उसमें हम सवालों को समझेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल संसद से पूछे जाते हैं, ठीक है? और संसद से तो ये सवाल पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैं आपको बता रहा था एक बार कि पॉलिटी में भी बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं, है ना? ये नहीं कि सारे ही इंपॉर्टेंट है, उतनी ही वैल्यू सबको देनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको अपने मार्क्स के हिसाब से ज़रा ध्यान देना होता है। तो संसद के बाद संसद के सवाल हम लोग ज़रा देखेंगे और फिर इसके बाद देखते हैं न्यायपालिका भी इम्पोर्टेंट है। न्यायपालिका, पंचायत, संशोधन, आपातकाल और आपका निर्वाचन आयोग, राज्यपाल और आपका कैग हो गए और जो थोड़ी बहुत और संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर चर्चा करेंगे। संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, ठीक है? तो हमें इंपॉर्टेंट भागों पर अपना मतलब पूरी तैयारी रखनी चाहिए। इसके बाद शेष पर एक ओवरव्यू पता होना चाहिए, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। उस पर हम सवालों पर चर्चा करेंगे, देखेंगे जरा आयोग ने किस प्रकार के सवाल हमसे पूछे हैं, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है तैयारी में और किस हिसाब से हमको चीज़ों को पढ़ना है। तो ठीक है, नमस्कार।